आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है मोल का। इससे पहले हम लोग क्लास में सीखे हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स के बारे में हम सीख चुके हैं और आज हमारा लेक्चर होने वाला है मोल। और इस चैप्टर में हम केवल और केवल मोल के बारे में ही सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से समझेंगे, पूरी तरह से मोल भी क्लियर हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक आपके लिए एकदम मक्खन हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, अगर आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाकर आप अगर बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन केले चाहिए, 1 दर्जन केले चाहिए, तो जो शॉपकीपर होगा, दुकानदार होगा, वो आपको कितने केले देगा? आपने तो नंबर नहीं बताया, बस आप बोले कि हमको 1 केले दर्जन चाहिए, सॉरी 1 दर्जन केले चाहिए। तो वो क्या करेगा? आपको कितने केले देगा? वो आपको 12 केले देगा। अगर आप उससे बोलते हैं कि अंकल हमको 1 दर्जन केले दीजिए, तो वो आपको 12 केले देगा, जबकि आपने 12 तो नाम लिया ही नहीं, लेकिन वो फिर भी 12 दिया। अब वो 12 क्यों दिया? क्योंकि उसको पता है कि 1 दर्जन में जो संख्या होती है वो 12 होती है। तो 1 दर्जन में संख्या कितनी होती है? 12। अब आप 1 दर्जन कुछ भी मांगिए, केले मांगिए, कॉपी मांगिए, पेन मांगिए, कुछ भी मांगिए, 1 दर्जन अगर यहाँ पे लगे मतलब वो 12 पीस ही आपको देने वाला है। सेम वैसे ही गए सब्जी मंडी में, बोले हम हमें 1 पसेरी आलू चाहिए, वो क्या करेगा? आपने तो केवल 1 पसेरी बोला, लेकिन वो क्या करेगा? आपको 5 kg आलू देगा। कितना देगा? 5 kg आलू देगा। अब वो 1 पसेरी बोले, लेकिन वो 5 kg क्यों दिया? क्योंकि यहाँ भी 1 पसेरी आ गया, तो यहाँ भी जो नंबर होता है वो फिक्स हो जाता है 5 kg। समझ में आया? ऐसे ही है मोल, ऐसे है मोल। अगर हम किसी भी पदार्थ का 1 मोल मांगते हैं, तो जो भी सामने वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? हमें फिक्स नंबर में वो उतनी ही चीज देगा जितना हम मांगेंगे, और वो फिक्स नंबर कितना होता है? 6.02 × 10⁻23। ये एक फिक्स नंबर है। बस अगर हम 1 मोल बोलते हैं तो वो हमको वही चीज इतनी संख्या में देगा। जैसे 1 दर्जन बोले थे केले तो 12 केले मिले थे, 1 पसेरी आलू बोले थे तो 5 kg आलू मिले थे। वैसे ही 1 मोल कुछ भी मांगेंगे तो हमको इतना नंबर में मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमको 1 मोल केले चाहिए, कुछ भी पदार्थ हो सकता है, 1 मोल हमको केले चाहिए, तो कितने केले देगा भाई? वो देगा हमें 6.02 × 10⁻23 केले देगा। क्लियर हो रही है? अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है मोल का मतलब क्या है। तो मोल क्या है? कुछ नहीं, मोल एक मात्रा बताता है। मोल क्या बताता है? मोल मात्रा बताता है। किसकी मात्रा बताता है? पदार्थ की। मोल किसकी मात्रा बताता है? पदार्थ की मात्रा बताता है। इसीलिए जो मोल है वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक माना जाता है। मोल क्या माना जाता है? मोल एक मात्रक यूनिट माना जाता है। किसका माना जाता है? तो पदार्थ की मात्रा का माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हम मोल की सहायता से किसी भी वस्तु की मात्रा को निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जो मोल है पदार्थ की मात्रा बता रहा है, लेकिन हम पदार्थ की मात्रा अपने डेली लाइफ में 3 चीजों से निर्धारित करते हैं। पदार्थ की मात्रा हम अपने डेली लाइफ में 3 चीजों से निर्धारित करते हैं, जैसे संख्या से, द्रव्यमान से, और एक तीसरा होता है आयतन से। तीसरा होता है आयतन से। तो हम अपने डेली लाइफ में पदार्थ की मात्रा को 3 चीजों से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट होता है नंबर, मतलब संख्या, दूसरा हो जाएगा उसका द्रव्यमान, और तीसरा हो जाएगा उसका आयतन। तो हम भी यहाँ पदार्थ की मात्रा को 3 तरीका से, अर्थात मोल को हम 3 तरीका से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम द्रव्यमान के टर्म में, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं संख्या के टर्म में, और नेक्स्ट तीसरा हम पढ़ने वाले हैं आयतन के टर्म में। टोटल हम मोल को 3 तरीका से समझेंगे कि 1 मोल लेंगे तो कितना द्रव्यमान होने वाला है, 1 मोल लेंगे तो उसमें आयतन कितने होंगे, और 1 मोल लेते हैं तो उनमें कणों की संख्या कितनी होती है। हम यही सब के बारे में सीखने वाले हैं। तो आपको आशा करते हैं कि मोल का मतलब समझ में आ गया होगा कि मोल को हम यूज करने के वाले हैं। और मोल का यूज
किया किसके लिए जाता है ये हम बता रहे हैं अभी आपको। फिलहाल बस इतना समझिए कि मोल जो होता है वो एक पदार्थ की मात्रा को बताता है। पदार्थ की मात्रा को डेली लाइफ में हम 3 चीजों से मेजर कर सकते हैं और मोल को हम पढ़ेंगे 3 चीजों के ही टर्म में, ठीक है। अब देखिए मोल का हम यूज क्यों करते हैं, मोल का यूज हम क्यों करते हैं, जबकि हमारे पास था द्रव्यमान, हम उसको तौल कर सकते हैं। आयतन हो गया, हम उसको माप कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं। या हमारे पास संख्या हो गया, गिनकर कर सकते हैं। हमारे पास 3 पहले से यूनिट था, केजी या ग्राम हो गया, मिलीलीटर या घन मीटर हो गया, या संख्या हम काउंटिंग करके भी कर सकते हैं। फिर हमको मोल की जरूरत क्यों पड़ी, मोल की जरूरत क्यों पड़ी, और इस मोल को हम केवल और केवल केमिस्ट्री में ही क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स में ही क्यों पढ़ते हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी हम बहुत छोटे स्तर पे बात करते हैं, जैसे परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया, तो जब हम छोटे स्तर वाले कणों की बात करते हैं, मतलब बहुत छोटे कणों की बात करते हैं, तो जब बहुत छोटे कणों की बात होती है, उनका द्रव्यमान मापना आसान तो होता नहीं है। बहुत छोटे हैं, कितना कैसे नाप सकते हैं हम, हमको पता ही नहीं चलेगा कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे अदृश्य होते तो दिखते भी नहीं है। वैसे ही जो छोटे कण होते हैं, जब उनका द्रव्यमान वो हमको दिख ही नहीं सकते, तो उनका आयतन भी हम नहीं माप सकते, फिर उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते कितने हैं कितने नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, किसी भी छोटे पार्टिकल का अध्ययन करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसी टाइप के बहुत सारे कणों का ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। फिर उसी के बेस पे दिया जाता है कि एक परमाणु का कितना द्रव्यमान होता है, एक परमाणु का कितना आयतन होता है, और एक परमाणु का कितना संख्या होता है, सॉरी एक मोल में कितने संख्या होती है। तो हम क्या करते हैं, मोल का यूज छोटे स्तर पे किया जाता है और एक ग्रुप बनाकर किया जाता है। तो जब भी हम किसी पदार्थ का अध्ययन ग्रुप बना के करते हैं, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, मोल का यूज करते हैं, ताकि हम किसी भी वस्तु के ग्रुप का सटीक अध्ययन कर सके। जैसे मान लीजिए बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, उसमें हम क्या करेंगे, अगर अध्ययन करना है कि कौन कैसा है, तो उसमें क्या करेंगे, मेल को अलग रखेंगे, फीमेल को अलग रखेंगे, तब हम उनके बारे में लगा सकते हैं। उसमें भी कौन किस पोस्ट पे, जो आईएएस होगा उसको अलग रखेंगे, जो पढ़ने वाले होगी उसको अलग रखेंगे, मतलब बहुत सारे कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे, और ताकि एक एक अगर एक के बारे में जानेंगे तो सबके बारे में पता चल जाएगा। ग्रुप के किसी एक सदस्य के बारे में पता चल गया कि नहीं ये टीचर है, तो उसके ग्रुप में जितने भी शिक्षक होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, टीचर ही होंगे। वैसे ही जब कणों का ग्रुप बनाया गया, तो उसमें जब उनका एवरेज निकाला गया, तो किसी एक परमाणु के बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मोल तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों यूज करते हैं, सिंपल से समझिए मोल क्यों यूज करते हैं। तो हम छोटे स्तर के कणों का आसानी से अध्ययन नहीं कर पाते, इसलिए उनका ग्रुप बना के हम अध्ययन करते हैं, और उसी में हम मोल का यूज करते हैं। जो मोल होता है इसमें कणों की संख्या फिक्स होती है। एक मोल में क्या होती है, कणों की संख्या फिक्स होती है, और वो संख्या कितनी होती है, वो संख्या होती है 6.02 × 10⁻23। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोल में जो कणों की संख्या होती है वो फिक्स होती है। एक दर्जन में 12 जैसे फिक्स होता है, वैसे ही एक मोल में इतने कणों की संख्या फिक्स होती है। हम बोल सकते हैं एक मोल किसी पदार्थ की वह संख्या है या वह मात्रा है जिसमें उस कण के इतने कण मौजूद होते हैं, जिसमें उस पदार्थ के इतने कण मौजूद होते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के इतने कण मौजूद होते हैं। सिंपल सी बात है। अब इस नंबर को नाम दिया गया है, इस नंबर को हम अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। इस नंबर को क्या बोलते हैं हम, इस नंबर को हम अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल लेटर एन और कैपिटल लेटर ए, लेकिन छोटा सा लिखेंगे हम। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक मोल को कैसे रिलेट करेंगे हम द्रव्यमान से, एक मोल को कैसे रिलेट करेंगे हम संख्या से, और एक मोल को कैसे रिलेट करेंगे हम
आयतन से। सिंपल सी बात, हम तीनों को मिला के पढ़ने वाले हैं मोल समीकरण के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं मोल समीकरण के बारे में। मोल समीकरण में हम तीनों का ही अध्ययन करते हैं। तीनों बोले तो चारों को, मोल को, द्रव्यमान को, संख्या को और आयतन को रिलेट कर देते हैं एक ही लाइन में, और उसी को बोलते हैं मोल समीकरण। ठीक है, चलते हैं आगे। समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार जरूर बोलिएगा कमेंट करके, ताकि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान का। अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, तो हम इसकी सहायता से मोल निकाल सकते हैं। तो जो द्रव्यमान के टर्म में मोल का फॉर्मूला होता है, वो होता है किसी भी वस्तु का जो दिया गया द्रव्यमान है, वो दिया गया द्रव्यमान या भार बोल सकते हैं, बटे में, कल हम आपको एक लेक्चर दिए थे, उसमें बोले थे मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है। एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान होता है। तो हम उसी के मोलर द्रव्यमान से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मोलर द्रव्यमान से हम डिवाइड कर देंगे। तो एक मोल का जो द्रव्यमान होता है उसको हम मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, और मोल निकालने के लिए दिए गए द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल के आ जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, समझ सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं, कोशिश करते हैं समझाने का। मान लीजिए हमारे पास दिया है 32 ग्राम ऑक्सीजन में, 32 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में, 32 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में ऑक्सीजन परमाणु की कितने मोल होंगे, ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोल होंगे, हमको ये निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमको निकालना है मोल। लिखेंगे मोल इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान 32 ग्राम, और एक मोल ऑक्सीजन परमाणु होता है, तो हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कितना ग्राम होता है, तो ये होता है 16 ग्राम। जब डिवाइड करेंगे तो कितना मोल निकल के आ जाएगा, 2 मोल। तो हम ऐसे यूज करते हैं मोल का। जैसे द्रव्यमान के टर्म में अगर हमको मोल निकालना है तो दिया गया द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान हमको निकालने आना चाहिए बहुत ही आसान तरीका से। इस पे भी एक लेक्चर अलग से ला देंगे, जिसमें हम बहुत ही इजी तरीका से किसी भी एलिमेंट का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया द्रव्यमान के टर्म में। दूसरा हम देखते हैं संख्या के टर्म में क्या होगा। यहीं पे हम देख लेते हैं संख्या के टर्म में। नंबर सेकेंड, अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु की संख्या देके उसने मोल पूछे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मोल इक्वल टू दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे अवगाद्रो संख्या से, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा मोल। केवल फॉर्मूला लिखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस जब तक करेंगे तब तक हमको फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा, हम रटते रह जाएंगे, समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए एक और प्यारा सा एग्जांपल देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दिया हुआ है 3.01 गुणे 10 की पावर 23 O2 अणु में, O2 अणु में O2 के कितने मोल होंगे, O2 के कितने मोल होंगे। सिंपल सी बात है, यही सेम कणों की संख्या दिया है, क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मोल बराबर क्या होता है, दिए गए कणों की संख्या 3.01 गुणे 10 के पावर 23 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या कितना होता है, 6.02 गुणे 10 के पावर 23। इससे ये कटेगा, इससे 2 बार में कटेगा, आ जाएगा 1/2 मोल, यानी हम बोल सकते हैं 0.5 मोल। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम ऐसे मोल निकाल सकते हैं अगर कणों की संख्या दी है तब। नेक्स्ट चलते हैं आयतन पे। आयतन में कुछ जरूरी बातें हैं जिसको आपको याद रखनी है। ये जो आयतन का फॉर्मूला लगता है मोल के लिए ना, ये केवल और केवल गैसियस मीडियम में ही लागू होता है। अगर वो पदार्थ गैस है तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अन्यथा अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम मोल निकालना है, कोई भी गैस का आयतन दिया हुआ है और उसमें बोला है कि मोल कितना होगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला वही रहेगा, दिया गया आयतन और डिवाइड बाई हो जाएगा 22.4 लीटर। कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। तो ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, मोल के लिए। ठीक है, यहाँ पे 3 कैप्सूल आपको दे रहे हैं, तीनों कैप्सूल आप याद रखिएगा। सबसे पहला कैप्सूल ये है,
अगर एक मोल का द्रव्यमान लेते हैं, एक मोल किसी भी वस्तु का द्रव्यमान लेते हैं तो किसके बराबर होगा, वो होगा मोलर द्रव्यमान के बराबर। पहला कैप्सूल हो गया, याद रहेगा। और नंबर सेकेंड जो है वो सेकेंड वाला क्या है, अगर किसी भी पदार्थ का हम एक मोल लेते हैं तो उनमें जो कणों की संख्या होगी ना वो अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। एक मोल में ये नंबर फिक्स होता है, एक मोल में नंबर फिक्स होता है। और नंबर थर्ड वाला जो है, अगर किसी भी पदार्थ का आयतन एक मोल लेते हैं तो किसी भी पदार्थ की मात्रा एक मोल लेते हैं तो उसमें जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर होगा। ये भी क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर एक मोल लेते हैं तो उसमें ये फिक्स आयतन मिलेगा, एक मोल लेते हैं तो फिक्स एटम मिलेंगे या कण मिलेंगे, पार्टिकल मिलेंगे। और एक मोल द्रव्यमान लेते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा, मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। एक चीज और याद रखिएगा, मोलर द्रव्यमान विभिन्न तत्वों के लिए अलग अलग होती है। सबके लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, सबके लिए अलग अलग होती है। जबकि ये और ये चाहे कुछ भी हो उसका आयतन बदलने वाला नहीं है एक मोल के लिए, कुछ भी हो उसमें कणों की संख्या बदलने वाली नहीं है एक मोल के लिए। मतलब क्या है कि ये दोनों एकदम फिक्स होते हैं। बदलता क्या है, केवल द्रव्यमान बदलता है। जैसे अगर बात करेंगे हम एक मोल H2 का द्रव्यमान क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम पूछते हैं एक मोल O2 का द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो जो मोलर द्रव्यमान होता है वो एटम पे निर्भर करता है, मतलब पार्टिकल पे निर्भर करता है कैसा है। लेकिन जो कणों की संख्या है और जो आयतन है वो डिपेंड नहीं करता है, वो एकदम फिक्स होता है एक मोल के लिए। सही है। अब यहाँ से हम लिखते हैं मोल समीकरण। तो ये तीनों फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा, तीनों को रिलेट करके हम यहाँ पे मोल समीकरण आपको दे रहे हैं। क्या भी डाउट होगा एकदम पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा। नहीं पूछेंगे तो हमको खबर नहीं लग पाएगी कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ भी जाएगा तो एक प्यारा सा दिल का इमोजी जरूर सेंड कीजिएगा ताकि हमको लगे नहीं समझ में आ रही है आपको। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोल समीकरण, मोल समीकरण। लाइक कर दिया कीजिएगा ताकि हमको थोड़ा बहुत खुशी हो कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही है। अब देखिए मोल समीकरण में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मोल, क्योंकि तो इसी को रिलेट कर रहे हैं। अगर किसी भी पदार्थ का एक मोल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास वो पदार्थ है ए, कुछ भी हो सकता है, ए की जगह पे हाइड्रोजन हीलियम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मोल ए है, इसमें इसका जो द्रव्यमान होगा वो मोलर द्रव्यमान के बराबर आएगा। एक मोल में द्रव्यमान किसके बराबर होता है, एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। ए का मोलर द्रव्यमान, ए का मोलर द्रव्यमान ये बराबर किसका होगा, बोले थे ये अलग अलग हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन वो चीज एकदम फिक्स होती है। पहला कणों की संख्या 6.02 गुणे 10 के पावर 23 इतने एक एकड़ मिलेंगे, एक एकड़ इतने मिलेंगे, ये तो फिक्स होता है। और जो आयतन होता है 22.4 लीटर, ये भी क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है एकदम। तो इसमें मोलर द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, लेकिन ये दोनों फिक्स होते हैं और इसी समीकरण को बोलते हैं मोल समीकरण। क्लियर हो रही है, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इस पे एग्जांपल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल इस पे दे देंगे, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल दिया है, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु के लिए, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु के लिए मोल समीकरण लिखिए, मोल समीकरण लिखिए। एक मोल हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या लिखना है, मोल समीकरण लिखना है। सिंपल सी बात है, पहले क्या लिखेंगे, मोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मोल, एक की जगह पे क्या लिए हाइड्रोजन लिए हैं। अब देखिए एक मोल हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वही मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और एक मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रति मोल होता है। नेक्स्ट, ये तो फिक्स रहेगा, वैसे उतार देंगे 6.02 × 10 के पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का आयतन कितना मिलने वाला है, 22.4 लीटर हाइड्रोजन मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे हम मोल समीकरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए एक मोल की जगह पे 2 मोल बोल दिया, 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु के लिए, 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या लिखेंगे, मोल समीकरण लिखेंगे, मोल समीकरण लिखेंगे। एक कैप्सूल देते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा कैप्सूल है। और ये कैप्सूल ये है, चाहे जितना भी मोल में पूछे सबसे पहले एक मोल के लिए ही लिखा जाएगा समीकरण, कुछ भी पूछे, कुछ भी
पूछे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 मोल के लिए मोल समीकरण लिखेंगे। 1 मोल के लिए मोल समीकरण लिखेंगे। कुछ भी पूछेगा हम 1 मोल के लिए निकालेंगे। 1 मोल निकालने के बाद एक एक नियम जैसे लगाते हैं वैसे हम मल्टीप्लाई करके सबका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोला है 2 मोल में, तो चाहे कुछ भी बोले, 2 मोल का बोले, लेकिन सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, 1 मोल के लिए निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये सवाल है तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद अब हम चेक कर लेंगे कितने मोल में पूछा है। जब 1 मोल में इतना होता है तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे समीकरण में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मोल के लिए आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मोल H बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ग्राम प्रति मोल। इधर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.04 गुणे 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे। नेक्स्ट इधर गुणा करेंगे तो 44.8 लीटर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, कुछ भी पूछे चाहे कितना में भी पूछे, सबसे पहले 1 मोल के लिए लिखेंगे और 1 मोल लिखने के बाद हम एक एक नियम जिससे लगाते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गई होगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। आपके लिए होमवर्क देते हैं, आप जरूर लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा एक बार। जैसे आपको लिखना है 5 मोल ऑक्सीजन परमाणु के लिए मोल समीकरण, 5 मोल ऑक्सीजन परमाणु के लिए मोल समीकरण लिखना है। ट्राई कीजिएगा एक बार, ट्राई करना है 5 मोल ऑक्सीजन परमाणु के लिए मोल समीकरण। नेक्स्ट क्लास में आप हमको बता दीजिएगा ताकि हमको समझ में आ जाए। नहीं आप लोगों को समझ में आ रही है, तब तक के लिए ज्यादा वेट नहीं कराएंगे। नेक्स्ट क्लास कल तक आपको शाम को 6 बजे तक मिल जाएगा।